हेलो एवरीवन, मैं प्रिंस कुमार शर्मा आज जो है आपके सामने केमिस्ट्री का जो है पार्ट लेकर आप सबके सामने प्रस्तुत हूँ। चलिए हम जो है अभी डिस्कस करने वाले हैं। हमारा पहला जो टॉपिक है केमिकल काइनेटिक्स एंड इक्विलिब्रियम। अगर आप मेंस के सिलेबस में ध्यान दें या फिर अगर आप एसीएफ की तैयारी कर रहे हैं तो दोनों में ये टॉपिक जो है कॉमन है। तो ये जो है ये टॉपिक जो है मेंस एज वेल एज आपके जो है एसीएफ दोनों के लिए काम आएगा। तो चलिए इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। बहुत फंडामेंटल से हम इन टॉपिक्स को पहले समझेंगे और उसके बाद थोड़ा हम डीप में जाएंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि केमिकल काइनेटिक्स का मतलब क्या होता है और इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है। उसके बाद हम डिटेल में हम समझेंगे। हालांकि इस नाम से आपके जो है सिलेबस में ये टॉपिक नहीं लिखा गया है। बेसिकली वहाँ पर लिखा गया है रेट ऑफ रिएक्शन एंड केमिकल इक्विलिब्रियम, रासायनिक अभिक्रिया की दर तथा रासायनिक साम्यावस्था, ऐसा करके लिखा हुआ है। तो आपको ये समझना है कि जब भी कोई रासायनिक अभिक्रिया होती है तो उसकी जो वेग होती है, जो रेट होती है, जो स्पीड होती है, उसको बेसिकली जिस चैप्टर के अंदर हम पढ़ते हैं उसको हम केमिकल काइनेटिक्स बोलते हैं, रासायनिक बल गतिकी बोलते हैं। तो ये आपको जानना ज़रूरी है। और इसके बाद फिर हम जो है जब हम केमिकल इक्वेशंस के रेट को समझ जाएंगे तो हम जो है केमिकल इक्विलिब्रियम को हम समझेंगे। तो वहाँ मैं उन सब चीज़ों को जो है आपको एक्सप्लेन करूँगा। तो चलिए फंडामेंटल से हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि जब भी हम चेंजेस की बात करते हैं, परिवर्तन की बात करते हैं, तो परिवर्तन बेसिकली अगर हम देखें साइंस या विज्ञान की भाषा में तो उसमें दो टाइप के चेंजेस होते हैं। एक तो हो सकता है फिजिकल चेंजेस और दूसरा हो सकता है केमिकल चेंजेस, अर्थात भौतिक परिवर्तन, और दूसरा होता है रासायनिक परिवर्तन। तो जब भी हम परिवर्तन या चेंजेस की बात करते हैं तो उसमें जब फिजिकल की हम बात करेंगे, भौतिक परिवर्तन की बात करेंगे, तो यहाँ पर हो सकता है कि पदार्थ की अवस्थाओं में परिवर्तन हो, लेकिन भौतिक परिवर्तन के दौरान जो है कोई भी नया पदार्थ जो है नहीं बनता है। देयर इज़ नो फॉर्मेशन ऑफ एनी न्यू प्रोडक्ट इन केस ऑफ फिजिकल चेंजेस। तो ये आपको ध्यान में रखना है। जैसे फॉर एग्जांपल कोई चीज़ ठोस से द्रव बन गई, द्रव से ठोस बन गई, अर्थात एक प्रकार से अगर मैं बोलूँ कि अगर मान लीजिए शेप चेंज हो रहा है या फिर उसका स्टेट चेंज हो रहा है, उसका आकार आकृति जो चेंज हो रहा है, तो इस प्रकार के परिवर्तन को हम जो है फिजिकल चेंजेस या भौतिक परिवर्तन उसको हम बोलते हैं। ठीक है। दूसरा जो चेंज होगा वो होगा केमिकल चेंज। केमिकल चेंज की जब हम बात करते हैं तो केमिकल चेंज या रासायनिक परिवर्तन में बहुत सारी चीज़ें जो है आपको देखने को मिलती हैं। हो सकता है कि क्या होता है कि मान लीजिए दो कोई पदार्थ है, दो कोई यौगिक है, कंपाउंड है, व्हेन दे रिएक्ट इट विल फॉर्म सम अदर न्यू कंपाउंड। इसका मतलब यह है कि मान लीजिए कोई दो पदार्थ आपस में रिएक्ट करते हैं तो एक तीसरा नया पदार्थ जो है वो निर्माण करते हैं। तो इस प्रकार के परिवर्तन को हम रासायनिक परिवर्तन की संज्ञा देते हैं। तो इसको हम क्या बोलते हैं? केमिकल चेंज बोलते हैं। तो केमिकल चेंज में अगर हमको पहचानना है कि कहीं पर जो है रासायनिक परिवर्तन हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो उसके लिए आपको ये कुछ कंडीशंस आपको जाननी पड़ेगी। जैसे कि हम देखते हैं, हमने एक्सपेरिमेंट लैब में अगर किया है तो हम ये जानते हैं कि कोई भी अगर केमिकल रिएक्शन होता है तो किसी केमिकल रिएक्शंस में क्या होता है, गैसेस इवॉल्व होती है, अर्थात गैसों का उत्सर्जन होता है। तो एक जो है ये बताता है कि गैसों का उत्सर्जन, इवोल्यूशन जो गैस है वो बेसिकली डिनोट करता है कि वहाँ पर सर्टेन केमिकल चेंजेस हो रहे होंगे। और दूसरा अगर हम देखें तो हम ये भी बोल सकते हैं कि अगर मान लीजिए टेम्परेचर चेंज हो रहा है, क्या होता है कि मान लीजिए हम कुछ एसिड वगैरह का रिएक्शन करा रहे होते हैं तो वहाँ पर कुछ रिएक्शंस में क्या होता है, बेसिकली वहाँ पर तापमान में परिवर्तन होता है, टेम्परेचर में चेंजेस होता है। तो वहाँ भी हम समझ सकते हैं कि हो सकता है वहाँ पर क्या हो रहा हो, केमिकल चेंजेस या रासायनिक परिवर्तन हो रहा हो। ठीक है, अर्थात ऊष्मा का निकलना या ऊष्मा का बेसिकली अवशोषित होना। ठीक है, एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट या फिर इवोल्यूशन ऑफ हीट, ये भी हो सकता है केमिकल चेंजेस को जो है शो कर रहा हो। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है अलग अलग जो है प्रक्रियाएं या अलग अलग नोटेशंस के जरिए हम जो है संकेतों के जरिए हम ये समझ सकते हैं कि वहाँ पर केमिकल चेंजेस हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो कुल मिला के मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि कोई भी चेंजेस होता है, कोई भी परिवर्तन होता है तो वो दो टाइप में कैटेगराइज किया गया है। एक को हमने बोला फिजिकल चेंजेस, भौतिक परिवर्तन, और दूसरे को हमने बोला केमिकल चेंजेस, रासायनिक परिवर्तन।
ठीक है। तो हमने जब ये समझ लिया तो हमारा मुद्दा मेन यहाँ पर है केमिकल चेंजेस को समझना। ठीक है, तो सबसे बेसिक टॉपिक को हम यहाँ पर समझते हैं, वो है बेसिकली केमिकल रिएक्शन। ठीक है, केमिकल रिएक्शन ये क्या होता है? केमिकल रिएक्शन बोलने का मतलब क्या है? रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया। तो ये रासायनिक अभिक्रिया होती क्या है और क्या इससे हम करते हैं? तो बेसिकली मैंने जब बोला कि कुछ न कुछ पदार्थ, जब कोई नया पदार्थ बनाता है मिलकर, तो उससे क्या होगा? बेसिकली वहाँ पर केमिकल चेंजेस हो रहे हैं, रासायनिक परिवर्तन हो रहे हैं। तो उसको हम जो है, जब कोई दो पदार्थ आपस में इंटरेक्ट करते हैं, आपस में पारस्परिक क्रिया करते हैं और वहाँ पर बॉन्ड फॉर्मेशन और बॉन्ड डिस्ट्रक्शन अर्थात बंध का निर्माण और बंध का टूटना, ये जो प्रक्रिया होती है, जिसके फलस्वरूप क्या होता है? एक नया पदार्थ बनता है। देयर इज फॉर्मेशन ऑफ न्यू प्रोडक्ट इन दिस केस। तो ऐसे जो चेंजेस हैं उसको बेसिकली हम क्या करते हैं? संकेतों के द्वारा, केमिकल फार्मूलाज के द्वारा, रासायनिक सूत्रों के द्वारा जब हम उसको दर्शाने का प्रयास करते हैं, उनको नोटेशन करते हैं, डिनोट करते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। और उन्हीं को सिंबल्स के जरिए हम लिखते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? केमिकल इक्वेशन, रासायनिक समीकरण बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूं कि यहाँ पर जो है आपका N2 और H2 ये आपस में मिलकर क्या बना रहे हैं? NH3 बना रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है क्या हो रहा है? बेसिकली यहाँ पर ये हो रहा है कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं और आफ्टर इंटरेक्शन, परस्पर क्रिया के फलस्वरूप वो क्या कर रहे हैं? अमोनिया का निर्माण कर रहे हैं। तो ये अमोनिया के निर्माण की जो प्रक्रिया है, ये बेसिकली क्या है? इट इज़ एग्जाम्पल ऑफ केमिकल चेंजेस। क्यों केमिकल चेंजेस हम बोल रहे हैं? तो आप समझिए, एक इंडिपेंडेंट नाइट्रोजन गैस है। ठीक है, स्वतंत्र रूप से नाइट्रोजन गैस है, और दूसरा क्या हमने लिया? हाइड्रोजन गैस लिया। इन दोनों को जब हमने अभिक्रिया करवाया, रिएक्शन करवाया, आपस में इंटरेक्ट करवाया, पारस्परिक क्रिया करवाई, तो उसके फलस्वरूप एक नया ही चीज़ हमको देखने को मिल रहा है, जो है क्या? अमोनिया। तो नाइट्रोजन की जो प्रॉपर्टी है और जो प्रॉपर्टी हाइड्रोजन की है, अर्थात इन दोनों के गुण इनके गुण से मैच नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि ये एक नया पदार्थ है, अर्थात यहाँ से बनने वाला जो पदार्थ है, जो प्रोडक्ट है, उसको हम क्या बोल रहे हैं? कि ये न्यूली फॉर्म्ड प्रोडक्ट है, नया बना हुआ क्या है? एक पदार्थ है। तो इस केस में हम यहाँ बोल रहे हैं क्या हो रहा है? रासायनिक परिवर्तन। तो ये पूरे रासायनिक परिवर्तन को हम क्या बोल रहे हैं? बेसिकली जो ये अभिक्रिया आपको दिख रही है, इसको हम बोल रहे हैं कि यहाँ पर क्या हो रहा है? केमिकल रिएक्शंस हो रहा है। तो केमिकल रिएक्शंस बोलने का मतलब हम सामान्य तौर पे हम ये बोलते हैं, वह अभिक्रिया जिसके फलस्वरूप क्या होता है? नए पदार्थ का निर्माण होता है। ठीक है, तो बेसिकली द प्रोसेस बाय विच न्यू प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड इज कॉल्ड द केमिकल रिएक्शन। एंड व्हेन वी डिनोट this chemical reaction by certain symbols or chemical formulas, then it is known as chemical reaction। ठीक है, तो यहाँ पर आपको याद रखना है केमिकल इक्वेशन, सॉरी। ठीक है, तो ये हो जाएगा क्या आपका? ये हो जाएगा केमिकल इक्वेशन, रासायनिक समीकरण। जब हम रासायनिक अभिक्रियाओं को किसी रासायनिक सूत्रों के द्वारा, उसके सिंबल्स के द्वारा हम क्या करते हैं? उसको दर्शाने का प्रयास करते हैं, तो इन्हीं को हम क्या बोलते हैं? रासायनिक अभिक्रिया बोलते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया बहुत ही ज़्यादा फंडामेंटल डेफिनेशन, जिसमें हमने ये जाना कि क्या रासायनिक परिवर्तन क्या होता है, रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है और रासायनिक समीकरण क्या होता है। ठीक है, अब जब हमने जब ये जान लिया है, तो यहाँ पर आपको ये समझना होगा कि जो रासायनिक परिवर्तन होता है, जो रासायनिक अभिक्रिया होती है, ये आपके सामने जो है आसपास घटित हमेशा होती रहती है। लगातार आपके अराउंड जो है ये प्रोसेसेस आपको देखने को मिलते ही रहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल लोहे में जंग लगना, ठीक है, रस्टिंग ऑफ आयरन, ये आम जिंदगी की प्रक्रिया है जो आप देखते रहते हैं हमारे अपने आसपास। कि आपके घर में अगर मान लीजिए कोई आयरन का पीस है या आयरन का डोर है, तो बरसात के टाइम पे जब मॉइस्चर होता है तो वहाँ पर क्या होता है? एक नया प्रोडक्ट के रूप में वो आयरन जो था वो कन्वर्ट होता है। तो बेसिकली इसको हमने क्या बोला? केमिकल रिएक्शन बोला। वो केमिकल रिएक्शन का एग्जाम्पल है। दूध का दही में कन्वर्ट होना, ये भी क्या है? एक केमिकल रिएक्शन ही है। तो ऐसे तमाम प्रकार के जो चेंजेस होते हैं, केमिकल चेंजेस होते हैं, वो हमारे जो है आसपास हमको जो है लगातार देखने
को मिलते रहते हैं। अब जब हमने समझ लिया कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, तो आपको ये भी जानना चाहिए कि रासायनिक अभिक्रिया अलग अलग प्रकार की होती है। बहुत अलग अलग प्रकार की, मतलब इसका वर्गीकरण करें तो आपको विभिन्न प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं देखने को मिलेगी। ठीक है, तो कौन कौन सी अभिक्रियाएं हैं इसको हम बाद में देखेंगे, लेकिन अभी हम ये चर्चा करेंगे कि सबसे पहले जो है गति के अनुसार से हम जो है उसको वर्गीकृत कर रहे हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया कि गति के अनुसार से, गति मतलब क्या? गति मतलब, बोलने का मतलब, जैसे फॉर एग्जांपल गति मतलब होता क्या है, तो सिंपल कोई चीज़ एक अवस्था से दूसरे, कोई एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन तक मूव कर रही है तो हम बोलते हैं कि वो चीज़ क्या है, मोशन में है, गति में है। तो इसी प्रकार से जब हम केमिकल रिएक्शंस में देखते हैं तो हम ये बोलते हैं कि भाई हमने नाइट्रोजन लिया और हाइड्रोजन लिया, तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से मिलकर क्या बन रहा है, अमोनिया आपका बन रहा है, अमोनिया का फॉर्मेशन हो रहा है। इन दिस केस कितनी स्पीड से हो रहा है, मतलब यहाँ पर जो स्पीड है, यहाँ जो इसकी गति है, वेग है, वो कितना है, इसको जब हमारा जब ये इंटरेस्ट होता है कि हमको ये जानना है कि कितनी जल्दी जो है ये हमारा अमोनिया का फॉर्मेशन हो रहा है, तो हम यहाँ पर जो है समझने का प्रयास करते हैं रेट ऑफ रिएक्शन को। ठीक है, अब रेट ऑफ रिएक्शन के आधार पर अगर हम समझें तो हो सकता है कोई अभिक्रिया बहुत धीमी चल रही हो और हो सकता है कोई अभिक्रिया बहुत ज़्यादा फास्ट चल रही हो। अर्थात हम यहाँ पर बोल रहे हैं कि मंद अभिक्रिया और तीव्र अभिक्रिया, फास्ट रिएक्शन एंड स्लो रिएक्शन। तो यहाँ पर मैं दो चीज़ें आपके सामने जो है समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। एक तो हम देख रहे हैं स्लो केमिकल रिएक्शन, स्लो रिएक्शन मतलब स्लो केमिकल रिएक्शन, और एक हम क्या बोल रहे हैं, फास्ट केमिकल रिएक्शन। ठीक है, तो दो चीज़ हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। एक तो स्लो रिएक्शन जिसको हम मंद अभिक्रिया बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं इसको हम, मंद अभिक्रिया, और एक हम इसको बोल रहे हैं तीव्र अभिक्रिया। तो यहाँ पर आपको समझना है कि मंद अभिक्रिया क्या है या स्लो रिएक्शन क्या है और फास्ट केमिकल रिएक्शन क्या है। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि आपके सामने जो एग्जाम्पल मैंने लिया, रस्टिंग ऑफ आयरन, लोहे में जंग लगना, लोहे में जंग लगना जो है ये बहुत इंस्टेंट प्रोसेस नहीं है, तत्कालिक जो है होने वाली अभिक्रिया ये नहीं है। कैसे? क्योंकि इसको होने में हो सकता है महीनों और सालों लग जाएं। किसी जो है लोहे के सामान को, लोहे की वस्तु को, ऑब्जेक्ट, आयरन के ऑब्जेक्ट को बेसिकली रस्ट बनने में हो सकता है कि मंथ, ईयर, ठीक है, ऐसे लग जाएं। तो आपको ये जानना ज़रूरी है कि ऐसे रिएक्शंस, दोज रिएक्शंस विच कंप्लीट इन बेसिकली इन वीक्स, डेज, या फिर हम बोल सकते हैं मंथ और ईयर, ऐसी अभिक्रियाएं जो एक जिसको कंप्लीट होने में हफ्ते, दिन, या फिर आप बोल सकते हैं सालों लग जाएं, महीनों लग जाएं, तो ऐसी अभिक्रियाओं को हम क्या बोलते हैं, मंद अभिक्रिया बोलते हैं। अर्थात जब हम मंद अभिक्रिया की बात करते हैं तो सबसे बेस्ट एग्जांपल क्या है, रस्टिंग ऑफ आयरन, अर्थात लोहे में जंग लगने की प्रक्रिया बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है किसका, स्लो रिएक्शन का। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं फास्ट रिएक्शन की। तो फास्ट रिएक्शन क्या होता है भाई, तो इसको आपको समझने के लिए मैं यहाँ पास एक डेटा लिख रहा हूँ, ये टाइम है। ठीक है, जैसे मैंने बोला कि स्लो रिएक्शन जो है, स्लो रिएक्शन या मंद अभिक्रिया, इसको होने के लिए डेज या आवर भी लिख सकते हैं आप, डेज आप लिख सकते हैं, वीक्स लिख सकते हैं, ठीक है, मंथ लिख सकते हैं, या फिर ईयर लिख सकते हैं, अर्थात दिन, हफ्ते, महीने और साल। अगर इतना टाइम लग रहा है तो उसको हम किस कैटेगरी में रखेंगे, स्लो रिएक्शन की कैटेगरी में रखेंगे। एंड सेकेंड वन इज फास्ट रिएक्शन। तो किसी रिएक्शन को कंप्लीशन होने के लिए अगर इससे भी कम टाइम लगे, मतलब माइक्रो सेकेंड में, विद इन ए सेकेंड, अर्थात एक सेकेंड के अंदर ही अगर कोई रिएक्शन कंप्लीट हो रहा है, पूर्णता को प्राप्त हो रहा है, तो ऐसे रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं, फास्ट रिएक्शन बोलते हैं, तीव्र अभिक्रिया बोलते हैं। अर्थात हम ये बोल रहे हैं कि वो अभिक्रिया जो बेसिकली एक सेकेंड के, मतलब माइक्रो सेकेंड्स में कन्वर्ट हो जाए, माइक्रो सेकेंड्स में जो कंप्लीट हो जाए, उसको हम क्या बोलते हैं, बेसिकली यहाँ पर फास्ट रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो ऐसी कौन सी अभिक्रिया है भाई जो इतनी फास्ट हो जाती है, अर्थात एक सेकेंड नहीं हुआ और कंप्लीट हो गई। तो आप ये समझिए कि आप दैनिक जीवन में इस्तेमाल करने वाले इनो को आप ध्यान में रखिए। जैसे ही आप इनो पीते हैं तुरंत आपकी एसिडिटी क्या हो जाती है, दूर हो जाती है, अर्थात न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, एसिड और बेस का जो रिएक्शन होता है उसको हम क्या बोलते हैं,
फास्ट रिएक्शन की कैटेगरी में रखते हैं। अर्थात जो भी आयोनाइज्ड रिएक्शन होगा, बेसिकली बोलने का मतलब है आयनिक अभिक्रियाएं, अर्थात जिस अभिक्रियाओं में आयंस के द्वारा जो है वो अभिक्रिया होती है, अर्थात इन द प्रेजेंस ऑफ आयंस अगर कोई रिएक्शन कंप्लीशन हो रहा है तो उसको हम क्या बोलते हैं, आयोनिक रिएक्शन बोलते हैं, आयनिक अभिक्रिया बोलते हैं। और ऐसी अभिक्रियाएं जो हैं फास्ट रिएक्शन की कैटेगरी में आती है, उनको विद इन सेकेंड्स रखते हैं। ठीक है, पलक झपकने में भी आपको जो है समय लग जाता है, उससे बहुत ज़्यादा कम समय में जो है आप बोल सकते हैं बहुत ही कम समय में ये रिएक्शन जो है कंप्लीट हो जाता है, अर्थात माइक्रो सेकेंड्स में ये रिएक्शन जो है कंप्लीशन को प्राप्त हो जाते हैं। तो ऐसे रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं, फास्ट रिएक्शन या तीव्र अभिक्रिया हम यहाँ पर जो है इसको बोलते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पर समझा कि फास्ट रिएक्शन या और जो है स्लो रिएक्शन, तीव्र अभिक्रिया और बेसिकली मंद अभिक्रिया क्या होती है, इसको हमने यहाँ पर देखा। ठीक है, अब हम अगला टॉपिक जो डिस्कस करने वाले हैं, देखिए रिएक्शन के जो टाइप्स आएंगे, जो फंडामेंटल टाइप्स हैं उसको मैं आपको बाद में बताऊंगा। अभी हम कुछ इंपॉर्टेंट जो फंडामेंटल्स हैं उसको डिस्कस करते हैं, उसके बाद फिर हम केमिकल रिएक्शंस के टाइप्स को जो है हम डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, तो हमारा अगला टॉपिक क्या है, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन जिसको हम क्या बोल रहे हैं, रासायनिक अभिक्रिया की दर। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया की दर, ये हमारा अगला टॉपिक है, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, तो जब भी हम रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन की बात करते हैं तो हमको एक एग्जांपल लेकर हम उसको समझते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर लिया A प्लस बी दैट इज इक्वल टू सी प्लस डी। तो यहाँ पर अब हम यहाँ इस अभिक्रिया को समझते हैं और इस अभिक्रिया में क्या है इसको समझते हैं। देखिए, जो भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, अभिक्रिया में जो भाग लेते हैं, जो यौगिक या जो पदार्थ, ठीक है, वो उन पदार्थों को हम क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट। ठीक है, अर्थात इनको हम बोलते हैं हिंदी में अभिकारक बोलते हैं। ठीक है, तो ये अभिकारक हैं, ए और बी क्या है, अभिकारक हैं। इसके बाद जब हम बात करते हैं हमारे जो है अगले लाइन, ये एरो जो है, ये एरो यहाँ पर बेसिकली डिनोट करता है केमिकल चेंजेस को। ठीक है, कि इससे ये बन रहा है। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ ये कि ए और बी के इंटरेक्शन से, पारस्परिक जो है क्रिया से यहाँ पर किसका निर्माण हो रहा है, सी प्लस डी का। तो इसको हमने क्या बोला, इसको हमने बोला प्रोडक्ट। क्या बोला, इसको हमने प्रोडक्ट, इसको हमने उत्पाद बोला हिंदी में। ठीक है, तो अभिकारक, उत्पाद, रिएक्टेंट, प्रोडक्ट। तो हमने इसको तो समझ लिया। अब हम समझते हैं रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन क्या होता है, रासायनिक अभिक्रिया की दर क्या होता है। तो कहीं भी रेट जब वर्ड आता है, ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी या रेट ऑफ चेंज ऑफ बेसिकली जो भी हम लेते हैं, स्पीड लेते हैं, तो इन सभी चीज़ों में हम रेट की जब बात करते हैं तो रेट का संबंध सीधा सीधा किससे है, समय से है, टाइम से है। अर्थात इस अभिक्रिया को होने के लिए कितना टाइम लग रहा है, अगर हम सिंपल शब्दों में समझें तो जो भी चेंजेस यहाँ पर हो रहे हैं, ठीक है, क्या चेंज हो रहा है, ए बी किस में कन्वर्ट हो रहा है, किस में परिवर्तित हो रहा है, सी और डी में। तो सी और डी में जो बनने की जो प्रक्रिया है, एक किसी स्पेसिफिक टाइम में, दिए गए समय में, वही तो क्या बोल रहा है, आपका रासायनिक अभिक्रिया की दर है। अर्थात दर क्या बताता है, उस अभिक्रिया में कितनी तेजी से परिवर्तन हो रहा है समय के अनुसार से, यहाँ वो चीज़ जो है हमको देखने को मिलती है। अर्थात दर जो है परिवर्तन के वेग को बताने का क्या करता है, काम करता है। चेंज ऑफ जो है रिएक्शंस के जो है स्पीड को बताने का जो है क्या करता है, काम करता है। ठीक है, तो अगर हम स्पेसिफिकली अगर हम समझे कि रेट ऑफ रिएक्शन को हम कैसे लिख सकते हैं, तो यहाँ पर मैं जो है शॉर्ट में इसको लिख रहा हूँ ROR। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया की दर, रेट ऑफ रिएक्शन, तो हम ROR करके इसको समझेंगे। तो ROR अगर मेरे को इस अभिक्रिया का लिखना हुआ तो हम कैसे लिखेंगे। ठीक है, अब है हमको समझना पड़ेगा कि इसमें हम कैसे लिखेंगे। तो अभी एक चीज़ आप समझिए कंसंट्रेशन के बारे में। ठीक है, क्योंकि हम ये वर्ड यूज़ करने वाले हैं, कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन मतलब क्या, सांद्रता। तो ये सांद्रता क्या है, आपको ये भी जानना पड़ेगा। ठीक है, अगर आपको नहीं मालूम है तो आप ध्यान सुनिए, सांद्रता क्या होता है। तो बेसिकली सांद्रता क्या होता है, जब हम कोई पदार्थ लेते हैं उसकी मात्रा क्या है, ठीक है, उसको बेसिकली हम क्या बोलते हैं, उसकी सांद्रता बोलते हैं। अर्थात मान लीजिए कि मैं
क्या बोल रहा हूँ कि मान लीजिए नमक पानी है, नमक और पानी का घोल है, सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट एंड वाटर। इन दैट केस उस पूरे मिक्सचर की अगर हमको निकालना है, उस पूरे सॉल्यूशन का हमको कंसंट्रेशन पता करना है, तो हम क्या बोलेंगे कि कितना उसमें नमक या सॉल्ट मौजूद है, हाउ मच अमाउंट ऑफ salt present in that solution, basically that is known as concentration of that particular solution। अर्थात उस पूरे विलयन में, उस पूरे मिश्रण में नमक की कितनी मात्रा है वह क्या बताता है, उसकी सांद्रता को जो है प्रदर्शित करता है। अर्थात सांद्रता मतलब ये पदार्थ की मात्रा हमने कितनी ली है, कुल मिलाकर आप सामान्य शब्दों में इस प्रकार से समझ सकते हैं। ठीक है, तो हम क्या बोल रहे हैं, रेट ऑफ रिएक्शन। तो रेट ऑफ रिएक्शन जब आप समझेंगे तो बेसिकली चेंज इन कंसंट्रेशन आपको जो है यहाँ पर डिनोट करना पड़ेगा। तो हम यहाँ क्या बोल रहे हैं, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट और, ठीक है, प्रोडक्ट और रिएक्टेंट। और यहाँ पर क्या आएगा, आपका आएगा टाइम ड्यूरेशन, क्योंकि हम किसकी बात कर रहे हैं, रेट ऑफ रिएक्शन की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, टाइम ड्यूरेशन। अगर हम इसको हिंदी में लिखना चाहें तो मैं हिंदी में लिख देता हूँ। बेसिकली क्या होगा यहाँ पर, अभिकारक या उत्पाद लिख लेते हैं पहले, उत्पाद व अभिकारकों की सांद्रता में परिवर्तन, ठीक है। तो हमने क्या बात किया कि इनकी सांद्रता में कितना परिवर्तन हो रहा है दिए गए समय में, तो इसको हमने क्या बोला, समयांतराल। ठीक है, समय का अंतराल इसको हमने बोला, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, समयांतराल बोल रहे हैं। ठीक है, तो हमने रेट ऑफ रिएक्शन या अभिक्रिया की दर को किस प्रकार से डिनोट किया, अभिक्रिया की दर को हमने डिनोट किया उत्पाद व अभिकारकों की सांद्रता में परिवर्तन अपॉन समयांतराल। रेट ऑफ रिएक्शन को हमने क्या बोला, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट और रिएक्टेंट, दोनों को एक साथ नहीं लिया है, अथवा करके लिया है। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है, या तो उत्पाद का ले लो या तो अभिकारकों की सांद्रता में परिवर्तन ले लो। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, अभिक्रिया की दर बोलते हैं सामान्य शब्दों में। जनरल डेफिनेशन है, ये आपको ध्यान रखना है। तो कि इसको अप्लाई करते हैं इसमें, तो हम कैसे समझेंगे कि भाई ये ए और बी की सांद्रता में परिवर्तन कैसे हो रहा है और कैसे इसको जो है हम इसको फिट करेंगे इसमें, तो हमारे सामने क्वेश्चन ये उठता है। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, जब भी हम कंसंट्रेशन की बात करते हैं, तो मान लीजिए मैं कंसंट्रेशन ऑफ ए, सांद्रता ए की सांद्रता की बात कर रहा हूं, तो उसको हम इस प्रकार से प्रदर्शित करते हैं। अर्थात सांद्रता को प्रदर्शित करने के लिए हम इस प्रकार के ब्रैकेट का इस्तेमाल करते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। किसी भी प्रोडक्ट के, किसी भी रिएक्टेंट के, अर्थात कोई भी यौगिक या कोई भी कंपाउंड का अगर आपको कंसंट्रेशन शो करना है, उसको दर्शाना है, प्रदर्शित करना है, तो उसके लिए आपको ये ब्रैकेट का इस्तेमाल करना होगा। ठीक है, तो अब आप समझिए कि जब हम बात कर रहे हैं चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ या तो रिएक्टेंट या तो फिर प्रोडक्ट, जब हम इसकी बात कर रहे हैं तो इसको हम या तो रिएक्टेंट के टर्म में लिख सकते हैं, या फिर हम किसके टर्म में ले सकते हैं, या फिर हम प्रोडक्ट के टर्म में, अर्थात या तो अभिकारकों के रूप में हम उसको प्रदर्शित कर सकते हैं या फिर उसको हम प्रदर्शित कर सकते हैं बेसिकली आपके उत्पाद के रूप में। तो अगर मैं इस अभिक्रिया के लिए रेट ऑफ रिएक्शन लिखना चाहूँ तो मैं कैसे लिखूंगा, तो आप ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर हम रेट ऑफ रिएक्शन बेसिकली लिख रहे हैं, किसके लिए लिख रहे हैं, किसके लिए लिख रहे हैं, इस अभिक्रिया के लिए लिख रहे हैं। तो मैंने यहाँ पर बोला कि भाई रेट ऑफ रिएक्शन है ना, सॉरी रेट ऑफ रिएक्शन लिखना है हमको, और कैसे, किस अवस्था में लिखना है, चेंज दिखाना है। किस में चेंज दिखाना है, कंसंट्रेशन, अर्थात हमको क्या करना है, सांद्रता में परिवर्तन दिखाना है। ठीक है, तो सांद्रता को हमने कैसे डिनोट करना है, ब्रैकेट के अंदर लिख के। ठीक है, चेंज को कैसे डिनोट करना है, हमको चेंज लिखना है ना, लेकिन हमको सिंबल्स के फॉर्म में लिखना है, उसका फॉर्मूला लिखना है। तो हम आपको याद रखना है कि जो चेंज होता है ना, जो परिवर्तन होता है, उसको हम डेल के फॉर्म में लिखते हैं। किस फॉर्म में लिखते हैं, हम डेल के फॉर्म में लिखते हैं। अर्थात हम यहाँ पर चेंज को कैसे डिनोट करते हैं, डेल के फॉर्म में, और परिवर्तन जो मैं बोल रहा हूँ उसको डेल के फॉर्म में हम क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। तो चलिए हम रेट ऑफ रिएक्शन को लिखते हैं। तो जैसे ही हम रेट ऑफ रिएक्शन पे लिखने जाएंगे तो या तो हम इसके टर्म में लिखेंगे या तो हम इसके टर्म में लिखेंगे। ठीक है, तो चलिए अब आपको ये समझना है, बहुत ध्यान समझना है कि ए बी जब रिएक्ट कर रहे हैं तो सी और डी में परिवर्तित हो रहा है, चेंज हो रहा है, किसमें, सी और डी में। मतलब ए और बी हमने शुरुआत में जितना लिया होगा, अब वो घटकर किसमें बदल रहा है, सी और डी में। तो आपके सामने सवाल ये उठता है कि किसकी
किसकी मात्रा घटेगी और किसकी मात्रा बढ़ेगी, क्योंकि ऑब्वियसली हम ये देख रहे हैं कि C और D बन रहा है तो C और D की सांद्रता क्या होगी, बढ़ेगी, जबकि A प्लस B तो क्या हो रहा है, धीरे धीरे कम होते जा रहा है। क्यों? क्योंकि ये इसमें परिवर्तित, इसमें चेंज होते जा रहा है। एंड व्हेन A एंड B चेंजेस into the C and D, then in that case basically the concentration of C and D goes to increase। यहाँ पर सिंपल सी बात है कि ये क्या होगा, आगे जाके इसका सांद्रता जो है क्या होगा, बढ़ेगा। तो इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है कि ये कमी होगी और यहाँ पर वृद्धि होगी। तो जब मैं बात कर रहा हूँ चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट के टर्म पे, तो सबसे पहले या तो मैं लिख सकता हूँ C के टर्म पे या तो फिर मैं लिख सकता हूँ D के टर्म पे। तो डेल मतलब चेंज इन कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन को हमने क्या में लिखा, ब्रैकेट में लिखा। इसके बाद हम बात कर रहे हैं प्रोडक्ट की, तो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं C की, ठीक है। और यहाँ पर चेंज की जब हम बात कर रहे हैं तो मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ डेल T मान लीजिए, समय में परिवर्तन, क्योंकि समय का अंतराल है। अब इम्पॉर्टेंट बात ये आपको समझना है कि जो चीज़ हमने यहाँ पर लिखी है, अब यहाँ पर मैं डिनोट कर रहा हूँ प्लस। थोड़ी देर में मैं आऊँगा कि प्लस क्यों लिख रहे हैं। इसी प्रकार से या तो हम इसके क्रम में लिख लें या फिर हम लिख लें डेल डी के टर्म पे भी हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये मैंने लिखा, या फिर मैं लिख सकता हूं डेल ए अपॉन डेल टी, यहां मैंने माइनस लगाया और यहां पर सिमिलरली इसको मैं इक्वेट करके लिख रहा हूं, ठीक है। या तो फिर हम लिख सकते हैं माइनस डेल कंसंट्रेशन ऑफ बी का सांद्रता अपॉन डेल टी। तो आप जो यहाँ पर इक्वेशन देख रहे हैं वो इक्वेशन किससे आया है, इससे आया है, ठीक है। अब हम समझते हैं कैसे। देखिए, जब हम प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं तो जितना C बन रहा है उसी ही रेशियो में आपका D भी बनेगा, ठीक है। ये आपको समझना है, क्योंकि A और B ही आपस में मिलकर C और D बना रहे हैं। तो जितना ये बेसिकली डिसअपीयरेंस होगा, जितना ये कम होगा उतना ये क्या होगा, अपीयर होगा, उतना ये आपको सामने बनते हुए मिलेगा। तो जिस रेट से आपको C बन रहा है उसी रेट से आपको क्या बनता दिखेगा, D भी बनता दिखेगा, ठीक है। तो ये दोनों हम क्या लिख सकते हैं, उसको इक्वल लिख सकते हैं। अच्छा चलो ठीक है, हमने चेंज दिखा दिया, प्रोडक्ट का चेंज दिखा दिया, टाइम भी दिखा दिया, ये प्लस और माइनस क्यों है। तो मैंने थोड़ी देर पहले बताया आपको कि C प्लस D बन रहा है, ये अपीयर हो रहा है रिएक्शन में, ये फॉर्म हो रहा है, तो इसका कंसंट्रेशन, सांद्रता इंक्रीज होगा, बढ़ेगा। तो हम क्या बोल रहे हैं, यहाँ पर प्लस लगा दिया हमने, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, जब भी हम उत्पाद की बात करेंगे अर्थात जो बन रहा है उसकी बात करेंगे तो हम सामने क्या लगा देंगे, प्लस लगा देंगे। जब हम रिएक्टेंट की बात करते हैं, अभिकर्मक की बात करते हैं, अभिकारक की बात करते हैं, क्योंकि उसके कंसंट्रेशन में जो चेंज हो रहा है वो डिक्रीज हो रहा है, बेसिकली कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज गोइंग टू डिक्रीज इन दिस रिएक्शन, सो हमने यहाँ पर क्या लगाया, माइनस लगाया, ठीक है। तो बोलने का मतलब क्या है कि जब सांद्रता में परिवर्तन हो रहा है और उसमें कमी हो रही होती है अर्थात अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन, तो वहाँ पर हमने क्या लिखा, यहाँ पर माइनस से इसको क्या किया, डिनोट किया। तो ये तो हो गया बेसिकली क्या, रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। ये तो हो गया रेट ऑफ रिएक्शन, इसको आपको जो है ध्यान से समझना है, ठीक है। तो रेट ऑफ रिएक्शन तो हमने लिख लिया। किसी भी इक्वेशन के लिए अगर मैं आपको बोलूं कि रेट ऑफ रिएक्शन लिखिए तो आप कैसे लिखेंगे। चलिए एक एग्जांपल जो हमने शुरुआत में लिया था, आई होप आपने ये सब चीज़ें नोट कर ली होगी। तो मैं एक एग्जांपल लेता हूं आपके सामने और उस एग्जांपल के लिए मैं आपको बोलूँगा कि आप रेट ऑफ रिएक्शन लिखिए, क्योंकि कई बार होता है कि आपको जो है ऐसे क्वेश्चंस जो हैं आपको ऑब्जेक्टिव एज वेल एज आपको जो है सब्जेक्टिव पेपर जो मेंस का होगा उसमें भी आपको एक एग्जांपल ले लें, मान लीजिए 2 मार्क्स के लिए, और आपको बोले रेट ऑफ रिएक्शन लिखिए उसका। तो आप कैसे करेंगे उसके लिए, जैसे मान लीजिए हमने अमोनिया का एग्जांपल ले लेते हैं N2 + 3H2 और हमने यहाँ पर क्या ले लिया, बेसिकली 2NH3 हमने यहाँ पर अमोनिया बना लिया। तो ये आपका रिएक्टेंट है और ये आपका प्रोडक्ट है, यह विकारक है और ये उत्पाद है। तो इसके लिए अगर आपको रेट ऑफ रिएक्शन लिखना होगा तो आप कैसे लिखेंगे, तो आप जो है इसको जो है लिखिए, प्रैक्टिस कीजिए, तब आपको समझ में आएगा। तो मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ अब कि कैसे इसको हम जो है लिखते हैं। तो आप यहाँ से ध्यान से देखिए। तो जब हम बात कर रहे हैं तो ये क्या हो गया, रिएक्टेंट हो गया, ये क्या हो गया, रिएक्टेंट हो गया, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, अभी तक जो इन्फॉर्मेशन आपके पास में है उसके अनुसार अगर मैं आपकी जगह में रहता तो मैं कैसे लिखता, मतलब आप कैसे लिखेंगे उसको, इस प्रकार से लिखेंगे, कंसंट्रेशन चेंज किसका, NH3 का, और साथ में आप क्या करेंगे, यहाँ पर डेल टी लगा देंगे और साथ में लिख देंगे क्या, प्लस। इसी प्रकार से आप क्या लिखेंगे, डेल
बेसिकली N2 की कंसंट्रेशन अपॉन डेल टी, या फिर आप लिखेंगे क्या बेसिकली यहाँ पर डेल, यहाँ पर आप लिखेंगे H2 अपॉन डेल टी। ठीक है, तो आप तो जो इन्फॉर्मेशन मैंने दी उस हिसाब से तो आप ऐसे ही लिखेंगे, लेकिन अभी इंपॉर्टेंट बात ये कि मैंने जो रिएक्शन लिया था इस केस में वो लिया था क्या, A प्लस बी इज इक्वल टू सी प्लस डी, ये लिया था। इसके सामने कोई कोएफिशिएंट लिया था क्या, मैंने नहीं लिया था। तो अगर मान लीजिए, अभी ध्यान समझिएगा, अगर मान लीजिए यहाँ पर मैं ले लिया A और यहाँ पर मान लीजिए मैंने ले लिया B, ये अर्थात कुछ का मल्टीप्लिकेशन है कुछ नंबर का, और यहाँ पर मैंने ले लिया क्या, मान लीजिए यहाँ पर मैंने ले लिया C और C अमाउंट ऑफ C, और यहाँ पर मैंने ले लिया स्मॉल d। तो इस स्थिति में हम क्या करेंगे, क्योंकि हमारा रिएक्शन N2 प्लस H2 प्लस इज इक्वल टू NH3 नहीं है, हमारा तो सामने नंबर भी यहाँ पर मल्टीप्लिकेशंस भी है नंबर का, ठीक है, कोएफिशिएंट है उसका, गुणज है। तो इस स्थिति में ऐसे नहीं लिखना है, तो कैसे लिखना है, तो इसी को मैं चेंज कर रहा हूँ। देखिए यहाँ पर जो चीज़ हमने लिखी है उसी को मैं यहाँ पर आपको चेंज करके दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पर कैसे लिखना है, जैसे मान लीजिए C का मल्टीप्लिकेशन क्या है, स्मॉल c है, तो उसको आप कैसे लिखेंगे, 1 बाई स्मॉल c। जो भी मल्टीप्लिकेशन होता है उसको 1 बाई में करके लिखते हैं। इसी प्रकार से हम d के टर्म में लिख रहे हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 बाई स्मॉल d। उसी प्रकार से जब हम a के लिए लिख रहे हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 बाई स्मॉल a, और यहाँ पर क्या हो जाएगा बेसिकली b के टर्म पे 1 बाई स्मॉल b। तो आपको समझ में आ गया होगा आई थिंक कि जब भी हम रेट ऑफ रिएक्शन लिखते हैं और वहाँ पर अगर मान लीजिए रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, अभिकारक और सांद्रता का कोई गुणज हो, कोई कोएफिशिएंट हो, मल्टीप्लाई वहाँ किसी नंबर से हो, तो उन नंबर्स को, उन कोएफिशिएंट को हम 1 बाई करके लिखते हैं जितने से वो मल्टीप्लाई होता है। d का मल्टीप्लिकेशन यहाँ स्मॉल d से। तो अगर हम जो अभी हमने सीखा है उसके अनुसार से अगर हम देखें तो इसका जो है 3 है और इसका 2 है, इसका तो 1 है, तो 1 का कोई मतलब नहीं है, 1 बाई 1 1 ही होगा, तो ये तो सही है। लेकिन यहाँ पर क्या आएगा, तो यहाँ पर आपको समझना पड़ेगा, यहाँ पर आएगा बेसिकली, यहाँ पर N2 का बात कर रहे हैं तो N2 तो ठीक है, N2 तो 1 है। H2 की अगर हम बात करें तो H2 वाला ये है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 1/3। यहाँ पर NH3 कितना है, 2 है, 2 मॉलिक्यूल्स है उसके, 2 अणु हैं, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे बेसिकली 1/2। तो ये अब सही हो गया है, ठीक है, पहले क्या था, गलत था। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो इस प्रकार से जब रेट ऑफ रिएक्शन आप लिखेंगे तो आपको मल्टीप्लिकेशंस में क्या नंबर है उसको भी ध्यान में रखना है और उसको 1 बाई करके लिखना है। तो ये आपके सामने जो एग्जाम्पल आपको दिख रहा है, ये बेसिकली किसका एग्जाम्पल है, आपका रेट ऑफ रिएक्शन का मल्टीप्लिकेशंस के साथ में, जो उसके साथ में कोएफिशिएंट है उसके साथ में जो है हम इस प्रकार से रेट ऑफ रिएक्शन को लिखते हैं। अब हमारे सामने एक क्वेश्चन उठता है कि भाई रेट ऑफ रिएक्शन का यूनिट क्या होगा, यूनिट कैसे हम इसको डिनोट करेंगे। तो आप ये समझिए कि कंसंट्रेशन का पहले यूनिट, देखिए टाइम का यूनिट तो आपको पता है, जब मैंने बोला कि भाई रेट ऑफ रिएक्शन चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन टाइम ड्यूरेशन होता है, तो नीचे में तो टाइम का जो है सेकंड हो जाएगा। लेकिन आपको अभी कंसंट्रेशन का नहीं पता है, मैं ये मान के चल रहा हूँ। तो कंसंट्रेशन का इकाई क्या होगा, ठीक है, इसका यूनिट क्या होगा, इकाई क्या होगी इसकी। तो जब हम इकाई की बात करते हैं तो ये बेसिकली होता है मोल, ठीक है, मोल क्या, मोल प्रति लीटर, ये आपको याद रखना है, मोल प्रति लीटर, ठीक है। तो मोल प्रति लीटर, या इसको हम क्या लिख सकते हैं बेसिकली मोल लीटर इनवर्स, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। मोल बेसिकली क्या होता है, मोल अमाउंट ऑफ सब्सटेंस होता है। आपने अगर फंडामेंटल यूनिट अगर आपको पता होगा, जो आप बेसिक जो है स्कूल के माध्यमिक स्कूल जो है मिडिल स्कूल की क्लासेस में आप जब साइंस पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं, वहीं से आप फंडामेंटल यूनिट्स के बारे में देखते हैं। जो इकाई होती है, मूल इकाइयाँ, उसके बारे में जो 7 बेसिक यूनिट्स हैं, तो वहाँ पर हम देखते हैं कि एक यूनिट मोल होता है। और मोल क्या होता है, पदार्थ की मात्रा जो है उसका जो है ये मात्रा की इकाई होता है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का होता है। तो यहाँ से हमको अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, मैंने पहले ही बोला था कंसंट्रेशन क्या शो करता है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस शो करता है, किसमें, जहाँ पर वो है सॉल्यूशन में। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर मोल पर लीटर होगा, मोल पर लीटर, ये तो यूनिट हुआ, किसका यूनिट हुआ, ये बेसिकली आपका कंसंट्रेशन का। लेकिन जब मैं बोल रहा हूँ कि कंसंट्रेशन चेंज इन कंसंट्रेशन है पर यूनिट टाइम, तो बेसिकली रेट ऑफ रिएक्शन का यूनिट क्या हो जाएगा, तो यूनिट क्या हो जाएगा, इसका इकाई क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी मोल प्रति लीटर अपॉन सेकेंड, अर्थात इसको हम क्या लिख सकते हैं, मोल
प्रति लीटर प्रति सेकंड, ऐसा भी तो लिख सकते हैं हम, ठीक है। तो ये तो क्या हो गया इसका, बेसिकली आप देख रहे हैं ये हो गया इसका यूनिट, इसकी हो गई इकाई। तो इतना आपको ध्यान में रखना है, ये यूनिट भी आपको ध्यान में रखना है। कई बार क्या होता है यूनिट भी पूछ ली जाती है, तो ये यूनिट को भी आपको जो है ध्यान में रखना है। इकाई सहित आपको समझाने अगर बोला तो आपको यूनिट को भी जो है ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर हमने जो है देखा कि किस प्रकार से हम जो है कोई भी रिएक्शन जो होता है उस रिएक्शन की क्या करते हैं हम, कैसे हम जो है वहाँ पर उसका बेसिकली रेट ऑफ रिएक्शन लिखते हैं। अभी रेट ऑफ रिएक्शन दो टाइप के होते हैं, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन और इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। बोलने का मतलब हिंदी में अगर हम बोलें तो औसत अभिक्रिया की दर और दूसरा हम बोल रहे हैं तात्क्षणिक अभिक्रिया की दर, ठीक है। तो तात्क्षणिक होता है और एक औसत होता है। तो जो हमने अभी रेट ऑफ रिएक्शन लिखा है और समझा है ये बेसिकली एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन है, औसत अभिक्रिया की दर है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो अभिक्रिया की दर को हम दो प्रकार से लिखते हैं, एक तो एवरेज और एक तो इंस्टेंटेनियस। अर्थात हम अगर यहाँ पर बात करें तो हम क्या बोल रहे हैं कि ये दो प्रकार से हम इसको लिख सकते हैं। एक तो हम लिख सकते हैं एवरेज, जिसको हम औसत बोल रहे हैं, ठीक है, और दूसरा हम बोल रहे हैं इंस्टेंटेनियस, ठीक है, इंस्टेंटेनियस। तो इंस्टेंटेनियस का मतलब क्या हुआ, इसको हम बोलते हैं तात्क्षणिक, ठीक है, क्या बोलते हैं इसको हम, तात्क्षणिक। तो तात्क्षणिक दर या औसत दर, तो आप ध्यान से समझिए कि ये जो एग्जाम्पल है ना ये बेसिकली औसत का है, एवरेज का है, ठीक है। तो अगर मैं चाहूँ कि भाई मेरे को इसका क्या लिखना है, इंस्टेंटेनियस भी लिखना है, इन दैट केस हम इसको कैसे लिखेंगे, तो आप ध्यान से देखिए। मैं इसी रिएक्शन के लिए, ये तो हमारा एवरेज वाला हिस्सा हो गया, अगर मैं बोलूँ कि इसका इंस्टेंटेनियस तात्क्षणिक लिख के दिखाओ तो कैसे लिखेंगे, देखिए ध्यान से। यहाँ पर हम कुछ नहीं करेंगे, बस छोटा सा चेंज करेंगे, डेल की जगह हम क्या कर देंगे, डी लिख देंगे, ठीक है। तो डी अगर हमने जोड़ दिया, मतलब डी हमने डी के टर्म पे अगर लिखा डिफरेंशिएशन के टर्म पे, ठीक है। डिफरेंशिएशन जो होता है, अवकलन जो होता है, वो ऑन दैट पर्टिकुलर इंस्टेंट, उसी क्षण जो है उसको बताएगा, ठीक है, कि किस क्षण में कितना परिवर्तन हुआ है। हमने अगर बोलना है कि मान लीजिए तीसरे सेकंड में कितना परिवर्तन हुआ, तो तीसरे सेकंड में परिवर्तन होने के लिए जो हमको जैसा हमको लिखना पड़ेगा वो ये तरीका है, जिसको हम तात्क्षणिक इंस्टेंटेनियस हम उसको बोलते हैं, ठीक है। और अगर हम बोले कि आधे घंटे में कितना परिवर्तन हुआ, तो आधे घंटे के दौरान मतलब 30 मिनट में पूरा कितना परिवर्तन हुआ, तो हम उसको ऐसे डिनोट करेंगे। लेकिन अगर मैं बोलूँ कि भाई अभिक्रिया के तीसरे मिनट में कितना चेंज हुआ, तो हम उसको डी लिखकर जो है क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं, डिनोट करते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये डी टी, इसी के अनुसार से हम यहाँ पर लिखते हैं, तो ये हो जाएगा माइनस बेसिकली डी कंसंट्रेशन ऑफ N2, सांद्रता N2 की अपॉन डी टी, या फिर इसको हम लिख सकते हैं -1/3 डी कंसंट्रेशन ऑफ H2, सांद्रता H2 की, और नीचे क्या हो जाएगा आपका dt। तो हमने ये समझ लिया इंस्टेंटेनियस भी और एवरेज भी। तो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन में हम डेल का इस्तेमाल करते हैं, इंस्टेंटेनियस में हम d का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन एक्चुअल में इसमें अंतर मैंने आपको बताया कि क्या है इसका मतलब। तो एवरेज में जब हम बात करते हैं तो हम एक स्पेसिफिक समय अंतराल की बात करते हैं कि आधे घंटे में कितना रिएक्शन हुआ, 5 मिनट में कितना रिएक्शन हुआ, तो पूरे 5 मिनट के दौरान जो अभिक्रिया हुई उसमें चेंज हम निकालते हैं। लेकिन जब हम इंस्टेंटेनियस पे आते हैं, तात्क्षणिक में आते हैं, तो उसी क्षण ऑन दैट पर्टिकुलर इंस्टेंट की बात करते हैं। तो मैं अगर बोला मान लीजिए कि जब रिएक्शन हो रहा है तो तीसरे सेकंड में कोई रिएक्शन 5 मिनट हो रहा है, मान लीजिए 1 मिनट में कंप्लीट हो रहा है, तो अगर मैंने बोला कि भाई थर्ड सेकंड में कितना जो है चेंज हुआ कंसंट्रेशन में, रेट ऑफ रिएक्शन तीसरे सेकंड में कितनी है, तो उसको हम कैसे लिखेंगे, इस प्रकार से हम उसको क्या करेंगे, डिनोट करेंगे। ये आपको जो है ध्यान में रखना है, ठीक है। इसका हम जो है ग्राफ से भी इसको हम समझ सकते हैं। तो अभी तो हमने इसका पूरा मैथमेटिकल टर्मिनोलॉजी यहाँ पर जो है समझा है। अगर मैं बोलूँ कि इसको मैं ग्राफिकल जो है रिप्रेजेंटेशन जो है इसका हम देख सकते हैं और उससे भी हम निकाल सकते हैं रेट ऑफ रिएक्शन। तो मैं अगर बोलूँ कि आपके सामने एक ग्राफ दिया हुआ है, मान लीजिए कुछ इस प्रकार से, ठीक है, ये ग्राफ आपको दिया हुआ है और वहाँ पर इस प्रकार से कुछ बना हुआ है डायग्राम, ठीक है। ये ऐसा जो है यहाँ पर जो है आपके सामने क्या बना हुआ है, डायग्राम बना हुआ है। तो आपको ये समझना है कि यहाँ पर लिया गया है किसको, सांद्रता को, किसको लिया गया है, कंसंट्रेशन को, और यहाँ पर लिया गया है टाइम को, ठीक है। तो कंसंट्रेशन और टाइम के बीच में हम ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है। तो ग्राफ ये ग्राफीय निरूपण है, ठीक है, ग्राफ निरूपण है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है किसका, इसी का ही। तो मैं अगर बोलूं भाई कि यहाँ पर मान लीजिए मैं a +
बी दैट इज इक्वल टू सी प्लस डी को मेरे को डिनोट करना है इस ग्राफ के जरिए, तो मैं यहाँ पर क्या बोलूँगा कि ये वाला जो ग्राफ है, ये वाला जो ग्राफ है ग्रीन कलर वाला, ठीक है, ग्रीन कलर वाला जो आपको ग्राफ दिख रहा होगा वो बेसिकली किसको शो कर रहा है, देखिए ये टाइम के अनुसार से ये इसका कंसंट्रेशन क्या हो रहा है, बढ़ता हुआ हमको दिख रहा है। तो बढ़ता हुआ कौन बढ़ता है, ये बढ़ता है, तो हम बोल सकते हैं कि ये किसमें चेंज हो रहा है, तो इसको हम लिख सकते हैं कैसे, प्लस डेल सी अपॉन डेल टी, ऐसे करके हम डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन जब हम पर्टिकुलर टाइम पे बात करेंगे, मान लीजिए यहाँ पर बात कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, डी सी कंसंट्रेशन ऑफ डी सी अपॉन डी टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, प्लस डी कैपिटल डी अपॉन क्या हो जाएगा आपका, यहाँ हो जाएगा डी टी, ठीक है। ये इंस्टेंटेनियस हो गया। लेकिन मान लो आपको इसको डिनोट करना है, तो कैसे करोगे आप, तो आपको क्या करना पड़ेगा, दो टाइम ड्यूरेशन लेना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए हमने लिया T1 और हमने यहाँ पास लिया T2, तो T1 में कंसंट्रेशन मान लीजिए हमने यहाँ पास लिया है क्या, मान लीजिए हमने कंसंट्रेशन यहाँ पर लिया है C के लिए अगर बात करूँ मैं C1, और यहाँ पास हमने लिया है क्या C2, ठीक है। तो अगर मैं इसको डिनोट करूँ तो कैसे डिनोट करूँगा, बेसिकली यहाँ पर देखिए ये ड्यूरेशन कितना है, मान लेता हूँ मैं ये ड्यूरेशन क्या है, डेल टी है, और ये ड्यूरेशन कितना है, ये ड्यूरेशन में मान लेता हूँ कि ये है आपका क्या, इस ड्यूरेशन को मैं क्या बोल रहा हूँ, ध्यान से देखिए, इस ड्यूरेशन को मैं बोल रहा हूँ बेसिकली डेल सी, ठीक है। तो अगर मैं इसको लिखूँ कि डेल सी क्या है, डेल सी बेसिकली क्या है, C2 माइनस C1 है, इतना चेंज हो रहा है। और डेल टी क्या है, डेल टी की बात करें तो डेल टी क्या है, बेसिकली ये है T2 माइनस T1। तो जो हम लिखते हैं ना ये, तो ये कंसंट्रेशन इस प्रकार से ग्राफ से भी हम क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो इतना चेंज हुआ, इतना बढ़ा, ठीक है। तो इसको कैसे निकालेंगे हम, C2 माइनस C1 करके, वही तो डेल सी है, यही तो डिनोट कर रहे हैं कितने समय में, इसमें। तो डेल जो है आप देखिए एक स्पेसिफिक ड्यूरेशन की बात करता है। लेकिन जब मैं बोलूँ कि T2 पे ही बताओ, T2 पे ही बताओ, तो यहीं पर अगर हमको लिखना है तो उसको हम D के टर्म पे हमको क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। तो यही फ़र्क है इंस्टेंटेनियस में। तो ये बढ़ता हुआ जो ग्राफ है ये किसका शो कर रहा है, C और D का। लेकिन जो घटता हुआ ग्राफ है, A और B शुरू में ज़्यादा था और धीरे धीरे उसका कंसंट्रेशन क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। तो ये A और B के लिए क्या कर रहा है, शो कर रहा है। तो इस प्रकार से हम कंसंट्रेशन और टाइम के बीच में ग्राफ ड्रॉ करके भी इसको जो है यहाँ पर हम समझ सकते हैं। तो आई होप आपको जो है रासायनिक अभिक्रिया की दर, रेट ऑफ रिएक्शन आपको समझ में आ गया होगा। कैसे लिखते हैं ये भी आपको आई होप जो है यहाँ पर समझ में आ गया होगा। तो अगर मैं आपको एक और एग्जांपल अगर लेके मैं, आपके लिए होमवर्क है कि आप इसका लिखिए कि कैसे यहाँ पर जो है रेट ऑफ रिएक्शन जो है आप लिखेंगे। तो यहाँ पर मैं एग्जांपल लेता हूँ, मान लीजिए कुछ भी एग्जांपल लेता हूँ, x, ठीक है, प्लस y दैट इज इक्वल टू, मान लीजिए मैंने यहाँ पर लिया a प्लस b। तो इस रिएक्शन के लिए आपको लिखना है, ठीक है। तो इस रिएक्शन के लिए लिखेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, तो आप वीडियो को पॉज करके जो है यहाँ पर आप इसको जो है लिख सकते हैं। तो अब मैं जो है इसका आंसर आपको बताता हूँ कि कैसे लिखेंगे इसको। तो इसका रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, हम एवरेज ही लिख रहे हैं, ठीक है। तो रेट ऑफ रिएक्शन या तो होगा 1/x स्मॉल x, ठीक है, और साथ में यहाँ पर क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन चेंज, ठीक है। अभी हम इसकी टर्म में लिख रहे हैं तो माइनस लिखा है मैंने, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डेल के बाद में क्या हो जाएगा आपका x अपॉन डेल टी, या फिर हम लिख सकते हैं बेसिकली -1 तो है तो 1 का कोई मतलब नहीं है, 1/1 1 ही होता है। तो माइनस क्या हो जाएगा, डेल, यहाँ हो जाएगा y अपॉन क्या हो जाएगा, डेल टी। सिमिलरली यहाँ पर जब हम बात करते हैं a और b की, तो इसको उसके टर्म में हम कैसे लिखेंगे, देखिए ध्यान से। तो ये हो जाएगा आपका +1/a डेल बेसिकली a, क्योंकि ये क्या है, प्रोडक्ट है, उत्पाद है, ये बन रहा है, इसकी सांद्रता क्या हो रही है, बढ़ रही है, इंक्रीज हो रही है, दैट इज वाई यहाँ पर हमने क्या शो किया है, प्लस शो किया है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डेल टी, और इक्वल टू अगर हम लिखें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस डेल 1/b, डेल हो जाएगा आपका b की कंसंट्रेशन अपॉन डेल टी। अच्छा, अब आपके सामने क्वेश्चन, अभी तक आपको अगर डाउट नहीं है तो ठीक है, लेकिन डाउट ये भी हो सकता है कि हम इनको एक साथ क्यों नहीं लिख रहे हैं। अगर ये एक साथ हैं तो इनको एक साथ क्यों नहीं लिख रहे हैं। तो आप समझिए कि जितना x जो है, जिस रेशियो में x जो है पार्टिसिपेट कर रहे हैं इस रेशियो में, ठीक है, और ये बना रहा है, उसी रेशियो में y भी जो है क्या हो रहा है, पार्टिसिपेट कर रहा है और ये बना रहा है। मतलब दोनों जो है एक फिक्स्ड रेशियो में क्या कर रहे हैं। तो जितना x जो है आपका रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है,
उसी सेम अमाउंट में, उसी सेम रेट में ये भी कर रहे हैं। तो चाहे आप इसके टर्म पे लिख लें, चाहे आप इसके टर्म पे लिख लें, वो बात एक ही होगी। ये आपको जो है ध्यान में रखना है, ठीक है। मतलब जितना पार्टिसिपेट ये कर रहा है और जितनी स्पीड से ये इसमें कन्वर्ट हो रहा है, सेम ये भी उतनी स्पीड से इसमें कन्वर्ट होगा। ये प्रक्रिया एक साथ चलती है। तो चाहे आप इसके टर्म में लिख लीजिए, चाहे इसके, चाहे इसके, चाहे इसके, सब क्या होगा, इक्वल होगा। बस आपको फर्क कितना रहेगा, प्लस और माइनस का। आपको इसमें माइनस लगाना पड़ेगा क्योंकि ये कम हो रहा है, ये डिसअपियर हो रहा है, गायब हो रहा है, कमी हो रही है, और ये अपीयर हो रहा है, ये बन रहा है, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। तो यहाँ पर इस केस में क्या हो जाएगा, इसमें प्लस हो जाएगा। तो इस तरीके से आप जो है रेट ऑफ रिएक्शन को जो है यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब इंपॉर्टेंट हमारे पास सामने जो है ये चीज़ आता है कि रेट ऑफ रिएक्शन किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। तो आपका जो अगला टॉपिक है वो है रेट ऑफ रिएक्शंस को जो है प्रभावित करने वाले कारक। तो इसको हम समझ लेते हैं, ठीक है। तो हमारा क्या है अगला टॉपिक, बेसिकली फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। रासायनिक अभिक्रिया की दर को प्रभावित करने वाले कारक। इसको ध्यान से समझिएगा, ठीक है, कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं, ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो रेट ऑफ रिएक्शंस को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं, ठीक है। तो हम क्या लिख रहे हैं अभी, फैक्टर्स, ठीक है। कौन से फैक्टर्स जो अफेक्ट करते हैं, ठीक है, फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, ठीक है। रासायनिक अभिक्रिया की दर को प्रभावित करने वाले कारक, प्रभावित करने वाले कारक, ठीक है। अभी इसको बहुत ध्यान से समझना, क्योंकि अगर आप इसको समझेंगे तब जाके आगे जो है आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा, क्योंकि बाद में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, साम्यावस्था स्थिरांक आएगा, वहाँ भी ये सब चीज़ें आएंगी, ठीक है। अभी हमको दर नियम पढ़ना है, रेट लॉ पढ़ना है, तो वहाँ भी चीज़ें आएंगी। तो उसके जरिए जब हम समझेंगे तो वहाँ कन्फ्यूजन क्रिएट होता है, ठीक है, कि इक्विलिब्रियम को कौन चेंज कर रहा है, रेट ऑफ रिएक्शन को कौन चेंज कर रहा है। तो यहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है, वन बाय वन आपको चीज़ें कलेक्ट करती हुई जानी है और लेयर बाय लेयर उसको रखना है, और फिर बाद में सबको लिंक करना है जब आपको क्वेश्चन पूछा जाता है तो, ठीक है। तो चलिए हम समझते हैं। इसके बाद हम जो है इनके क्वेश्चंस भी जो है डिस्कस करेंगे। पहले हम जो है पूरे टॉपिक को जो है फंडामेंटल्स को क्रिएट कर लेंगे हमारा जो है, उसके बाद फिर हम जो है उनके बेस्ड क्वेश्चंस को भी हम जो है डिस्कस कर लेंगे। इसके बाद हम बात करते हैं कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं। सबसे पहला जो फैक्टर है वो हम लिख रहे हैं कंसंट्रेशन, सांद्रता, ठीक है। कंसंट्रेशन सांद्रता, किसकी सांद्रता भाई, या तो प्रोडक्ट भी हो सकता है, या तो आपका रिएक्टेंट अभिकारक की सांद्रता, या उत्पाद की सांद्रता। तो जब हम बात करते हैं सांद्रता की तो आपको याद रखना है अभिकारकों की सांद्रता, ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, सांद्रता किसकी, अभिकारकों की, ठीक है, अभिकारकों की सांद्रता पर ये डिपेंड करता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो पहला फैक्टर, पहला कारक क्या है, अभिकारकों की सांद्रता, बेसिकली जिसको हम क्या बोल रहे हैं, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट जिसको हम बोल रहे हैं। तो आपको ये समझना है कि जितना अमाउंट हम लेंगे किसी पदार्थ का जो रिएक्शन करके प्रोडक्ट बनाएगा, उत्पाद बनाएगा अभिक्रिया के फलस्वरूप, तो वो कितना उत्पाद बनाएगा, तो जितना हम जो है प्रोडक्ट लेंगे उतना। तो सिंपली हम ये बोल सकते हैं कि यदि कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट में बढ़ोतरी हुई तो उससे बनने वाला प्रोडक्ट भी क्या होगा, बढ़ेगा। तो अल्टीमेटली रेट ऑफ रिएक्शन जो है किस पे डिपेंड कर रहा है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। मतलब जितना हम जो है इसका कंसंट्रेशन लेंगे उतना रेट ऑफ रिएक्शन को क्या होगा, वहाँ पर बढ़ेगा। लेकिन अगर हम रेट ऑफ रिएक्शन को देखें, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अर्थात सांद्रता अगर मान लीजिए कम ली जाए, तो सांद्रता अगर कम होगी तो सिंपल सी बात है क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन कम होगा। अच्छा कैसे होगा भाई, ये ज़्यादा हुआ तो ये ज़्यादा हो गया, ये कम हो गया तो ये कम हो गया, क्या कंसेप्ट है इसके पीछे? तो इसके पीछे एक कंसेप्ट याद रखना है, जब अगर कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा तो क्योंकि केमिकल रिएक्शन में होता क्या है आपको समझना पड़ेगा, चीज़ों को रटने से कुछ भी नहीं होगा। कंसंट्रेशन अगर बढ़ रहा है तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या हो रहे हैं, अणुओं की संख्या क्या हो रही है, बढ़ रही है। और केमिकल रिएक्शन में क्या होता है, बंध टूटते हैं और बंध बनते हैं, बॉन्ड फॉर्मेशन होता है और बॉन्ड का क्रिएशन और डिस्ट्रक्शन दोनों होता है। तो यहाँ पर आपको समझना होगा कि जब हम दो चीज़ों को मिलाते हैं ना तो उनके मॉलिक्यूल्स में कोलिजन होता है, टक्कर होता है, और उन टक्करों के फलस्वरूप रिजल्टेंट ऑफ दैट कोलिजन क्या होगा, बॉन्ड टूटते हैं, डिस्ट्रक्शन ऑफ बॉन्ड होगा, और फिर बाद में नए बॉन्ड क्या होंगे, फॉर्म होंगे, नए बंध बनेंगे। तो
जब कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट क्या होगा, इंक्रीज होगा, तो एक्चुअली में क्या होगा, कॉलिजन, ठीक है, कॉलिजन अर्थात जिसको हम क्या बोल रहे हैं, टक्कर, ठीक है, टक्कर क्या होंगे, बेसिकली इंक्रीज होंगे। किसकी इंक्रीज होंगे, इनके अणुओं की, इनके मॉलिक्यूल्स की। तो मॉलिक्यूल्स के जो है कॉलिजन जब होंगे तो बॉन्ड फॉर्मेशन, बॉन्ड डिस्ट्रक्शन होगा। जितनी तेजी से बंध टूटेंगे उतनी तेजी से बंध बनेंगे, और जितनी तेजी से बंध बनेंगे उतनी तेजी से रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, अल्टीमेटली बढ़ेगा। तो इसके पीछे कंसेप्ट क्या है, कोलिजन, टक्कर। टक्कर जितना बढ़ेगा उतना आपका कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट जितना बढ़ेगा, मॉलिक्यूल्स की संख्या बढ़ेगी, मॉलिक्यूल्स की संख्या बढ़ेगी तो टक्कर बढ़ेंगे, कॉलिजन बढ़ेगा, बॉन्ड उतनी जल्दी ब्रेक होंगे और उतनी जल्दी बॉन्ड बनेंगे, तो अल्टीमेटली रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, इंक्रीज होगा। सिमिलरली वाइस वर्सा, घटेगा, टक्कर कम होंगे और अल्टीमेटली रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, डिक्रीज होगा। दूसरा जो है आपका टेम्परेचर, ठीक है, दूसरा क्या है, टेम्परेचर। टेम्परेचर की अगर हम बात कर रहे हैं, ठीक है, टेम्परेचर, तापमान, तो ताप का क्या प्रभाव पड़ता है रेट ऑफ रिएक्शन पे, तो रेट ऑफ रिएक्शन पे तापमान का भी क्या होता है, प्रभाव ये पड़ता है कि अगर तापमान में वृद्धि हुई, तापमान में अगर क्या हुई, वृद्धि हुई, तो जो अणु हैं, जो मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, जो मॉलिक्यूल्स हैं वो मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएंगे, एक्टिव हो जाएंगे। एक्टिव अर्थात सक्रिय हो जाएंगे। तापमान मिलेगा तो उनको एनर्जी मिल गई ना, और एनर्जी मिल गई तो उनकी एनर्जी बढ़ गई, एनर्जी बढ़ गई तो वो एक्टिव हो जाएंगे, और एक्टिव होंगे तो कॉलिजन हो बढ़ जाएगा, और बढ़ जाएगा तो स्पीड से कॉलिजन होगा, उतनी स्पीड से क्या होगा, बेसिकली यहाँ पर जो है फॉर्मेशन होगा प्रोडक्ट का, तो अल्टीमेटली क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या होगा, बढ़ेगा। तो ये बढ़ेगा तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, बढ़ेगा, ये बढ़ेगा तो भी रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, बढ़ेगा। मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एक प्रकार से आप ये समझ सकते हैं, ठीक है। और ये भी बोला गया है, ये आप ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको समझा देता हूँ कि हर 10 डिग्री टेम्परेचर चेंज में अगर 10 डिग्री चेंज हो रहा है, एवरी 10 डिग्री सेंटीग्रेड अगर चेंजेस में, बढ़ोतरी में जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है ना, रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो डबल हो जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, कि कितने डिग्री सेंटीग्रेड में डबल हो जाता है या तिबल हो जाता है या चौबल, ऐसे क्वेश्चन पूछ दिया कि रेट ऑफ रिएक्शन गेट डबल, ट्रिपल, फोर्थ जो भी है आप बोल सकते हैं, हर 10 डिग्री सेंटीग्रेड में जो रासायनिक अभिक्रिया है उसकी दर कितनी गुनी हो जाती है। ऑप्शन 1 डबल, ऑप्शन 2 सेम, ऑप्शन 3 ट्रिपल, ऑप्शन 4 नन ऑफ द अबव। ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं, डिजाइन किए जाते हैं। तो हर 10 डिग्री सेंटीग्रेड चेंज में जितना उस टाइम पे रिएक्शन का क्या था, बेसिकली क्या था, रेट ऑफ रिएक्शन था, उसका जस्ट क्या हो जाता है, डबल हो जाता है। याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये दूसरा हो गया टेम्परेचर का। तीसरा हम बात करते हैं प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, ठीक है, कैटलिस्ट की बात करते हैं। कैटलिस्ट, कैटलिस्ट क्या है भाई, ये इसको हम उत्प्रेरक के नाम से ही बोलते हैं, ठीक है। तो कैटलिस्ट ना ऐसे पदार्थ हैं, ऐसे जो है कंपाउंड है जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट तो करते हैं लेकिन रिएक्शन में इन्वॉल्व, अब मतलब ये है कि वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं लेकिन कोई चीज़ बनाने में जो है अपना जो है अपने आप को इन्वॉल्व नहीं कर रहे हैं। मतलब एक प्रकार से अगर मैं बोलूँ, कैटलिस्ट जो है, जैसे मैं बोलता हूँ कि NaOH और HCl, NaOH और HCl, ठीक है, यहाँ से क्या बना आपका NaCl और आपका क्या बना H2O। या फिर एग्जांपल ले लेते हैं इसका, देखिए यहाँ पे मैं एग्जांपल लेता हूँ सिंपल, वही अच्छा सा एग्जांपल होता है। ये जो एग्जांपल है ना, ये अमोनिया बनाने का हैबर विधि है एक्चुअली में, ठीक है, जो मैं बार बार लेता हूँ। ये छोटा सा एग्जांपल है, आपको इसी के जरिए मैं समझाता हूँ। तो यहाँ पर आप समझे क्या बना, ये NH बेसिकली 3 बना, ठीक है। तो इसमें बेसिकली कुछ यहाँ पर ऊपर में आपको लिखा हुआ दिखता है, ठीक है, कुछ कंडीशंस दिखती है टेम्परेचर की, प्रेशर की, और कुछ मेटल्स लिखे हुए लिखते हैं। तो वो मेटल्स निकल वगैरह मान लीजिए कुछ भी है, ठीक है। तो वो निकल वगैरह क्या है, वो कैटलिस्ट है। वो रिएक्शन में तो हैं लेकिन रिएक्शन में पार्टिसिपेट होकर कोई नया कंपाउंड नहीं बना रहे हैं, वो जो मौजूद है लेकिन वहाँ पर मौजूद हैं, ठीक है, लेकिन वो नया कंपाउंड नहीं बन रहे हैं। मतलब जब रिएक्शन शुरू हुआ तो वहाँ पर थे, चले पार्टिसिपेट भी किए, लेकिन रिएक्शन के आखिरी में भी वो आपको वैसे के वैसे ही जो है मिल जाएंगे। अर्थात रिएक्शन में उनका सबसे इंपॉर्टेंट रोल क्या होता है कि वो रिएक्शन के रेट को चेंज कर सकते हैं, अर्थात
कम कर सकते हैं या फिर हम उसको बढ़ा सकते हैं। तो बोलने का मतलब कैटलिस्ट की जब हम बात करते हैं तो कैटलिस्ट दो टाइप के होते हैं। एक तो मान लीजिए मैं सिंपल बोल रहा हूँ पॉजिटिव कैटलिस्ट, और एक मैं बोल रहा हूँ नेगेटिव कैटलिस्ट, धनात्मक उत्प्रेरक, ऋणात्मक उत्प्रेरक। उसको हिंदी में उसको बोलते हैं बेसिकली आपका उत्प्रेरक विष और उत्प्रेरक वर्धन, ये दो हम हिंदी में बोलते हैं। ये जो पॉजिटिव कैटलिस्ट होते हैं ना, ये रेट ऑफ रिएक्शन को क्या करते हैं, इंक्रीज कर देते हैं, जबकि ये रेट ऑफ रिएक्शन को क्या करेंगे, डिक्रीज कर देंगे। बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, कैटलिस्ट का प्रेजेंस, कैटलिस्ट की उपस्थिति, उत्प्रेरक की उपस्थिति मौजूद वहाँ पर जो अगर मौजूद है, इनकी उपस्थिति है, प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, ये रेट ऑफ रिएक्शन को चेंज करेंगे, 100% चेंज करेंगे। लेकिन चेंज करते हैं, याद रखना है, ऐसा नहीं कि खाली बढ़ा देना लिखना है आपको। बढ़ाएं, अगर आप लिखेंगे कि बढ़ा देते हैं तो फिर वहाँ पर आपके मार्क्स कम हो सकते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। काट सकते हैं, वहाँ पर आपके मार्क्स कटे जा सकते हैं। क्यों? कैटलिस्ट इज गोइंग टू चेंज द रेट ऑफ रिएक्शन, not only increase but also decrease, it depends which kind of catalyst present here। ठीक है, कौन सा है उत्प्रेरक, धनात्मक है, ऋणात्मक है, उसके आधार पर या तो वो बढ़ाएगा या तो वो घटाएगा। तो ये तो हो गया कैटलिस्ट के बारे में। और खुद अपरिवर्तित रहते हैं, खुद चेंज नहीं होते हैं, वैसे के वैसे ही रिएक्शन में थे जैसे शुरुआत में, वैसे ही आपको आखिरी में भी मिलेंगे, अर्थात उनमें कोई भी बदलाव नहीं होता है। इसको आपको ध्यान रखना है। इसके बाद हम बात करते हैं अभिक्रिया का दाब। चौथा जो पॉइंट मैं ले रहा हूं यहां पर, इसको मैं मिटा देता हूं। तो चौथा जो पॉइंट है आपका, फोर्थ पॉइंट क्या है, फोर्थ पॉइंट आपका है बेसिकली, आप देखें यहां पर फोर्थ पॉइंट है प्रेशर। ठीक है, तो प्रेशर की जब हम बात कर रहे हैं, दाब की हम बात कर रहे हैं, तो दाब बढ़ाने से क्या होगा, तो आप ध्यान से समझिए जो मैं बोल रहा हूँ। मान लीजिए ये हम एक जो है सिलेंडर ले रहे हैं और उसके ऊपर पिस्टन हम लगा दिया, ठीक है, और यहाँ पर कुछ गैसेस भरी हुई हैं, आप समझिए, ठीक है। और उसके बाद हमने क्या किया, इस पिस्टन को जो है यहाँ पर तक जो है फोर्स लगा के क्या कर दिया, नीचे कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पर अब क्या हो गए, ये जो मॉलिक्यूल है ना, ये बहुत पास पास आ गए और बहुत क्लोजली पैक हो गए। तो क्या अंतर हुआ भाई, इस केस में फ्रीली घूम रहे थे, मतलब कॉलिजन कम हो रहा था। इस केस में जब वो एकदम पास पास आ गए तो टक्करों की संख्या क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। कोलिजन जो होगा मॉलिक्यूल्स के बीच में वो बढ़ जाएगा। तो प्रेशर अगर इंक्रीज होगा तो सिंपली हम क्या बोलते हैं बेसिकली, यहाँ पर वॉल्यूम कम होगा। तो जब भी प्रेशर इंक्रीज होगा तो वॉल्यूम इज गोइंग टू डिक्रीज। एक्चुअली में जब प्रेशर की बात करते हैं ना, तो जनरली हम गैस के लिए बात करते हैं, गैसीय अभिक्रियाओं के लिए, गैसियस रिएक्शन के लिए हम प्रेशर का हम बात करते हैं। सॉलिड में तो इसका कोई मतलब नहीं होगा, गैस जब होगा वहां पर हम बात करते हैं। तो जब मैं बोल रहा हूं कि प्रेशर इंक्रीज हो रहा है तो वॉल्यूम इज गोइंग टू डिक्रीज, और वॉल्यूम बढ़ेगा तो कोलिजन क्या होगा, कोलिजन क्या होगा, कोलिजन होगा बढ़ेगा, अर्थात दाब में वृद्धि आयतन में कमी को दर्शाती है। क्या को दर्शाती है, आयतन में कमी को दर्शाती है, जिससे प्रभावी जो टक्कर होंगे वो इंक्रीज होगा। फलस्वरूप रेट ऑफ रिएक्शन इज गोइंग टू क्या, इंक्रीज। समझ गए ना। तो अल्टीमेटली हमने बोला दाब बढ़ेगा तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, बढ़ेगा। याद रखना कि गैसीय अभिक्रियाओं के लिए मैं बोल रहा हूँ, सभी अभिक्रियाओं के लिए नहीं। ये दाब का प्रभाव किसमें देखा जाता है, गैसीय अभिक्रियाओं में देखा जाता है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं जो हमारा लास्ट जो फैक्टर है वो है सरफेस एरिया। ठीक है, ये लास्ट फैक्टर होगा इसका, ये होगा सरफेस एरिया। सरफेस एरिया की जब हम बात करते हैं ना, सरफेस एरिया मतलब क्या, ठीक है, जो पृष्ठ सतह है, पृष्ठ सतह, ठीक है। तो मतलब जो हमने अभिकारक लिए है ना, कंसंट्रेशन मतलब जो रिएक्टेंट लिए हैं अभिकारक, उनका अगर सरफेस एरिया बढ़ा दिया जाए। जैसे मैं आपको बोलूं भाई एक रिएक्शन हमको कराना है जिसमें हम या तो एक टुकड़ों में हम प्रोडक्ट को ले लें या फिर हम पाउडर फॉर्म में ले लें। तो मेरे को ये बताइए कि अगर मैं कोयला लूँ, ठीक है, कोल का टुकड़ा लूँ, एक बड़ा सा टुकड़ा लूँ और उसको पाउडर कर, एक जगह मैं 1 kg का कोल का टुकड़ा ले रहा हूँ और एक जगह मैं 1 kg का पाउडर ले रहा हूँ कोल का, तो मेरे को बताइए रेट ऑफ कंबशन, दहन की दर किस में ज़्यादा होगी। तो आप क्या बोलेंगे, पाउडर जल्दी जलेगा। ठीक है, क्यों जलेगा, तो उसके पीछे कारण क्या है, सरफेस एरिया। तो अगर पृष्ठ सतह बढ़ता है तो रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या होगा, बढ़ेगा। और अगर पृष्ठ सतह आपका सरफेस एरिया अगर कम होगा तो रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या होगा, कम होगा। ठीक है, तो ये जो हमने देखा ये आपका बेसिकली फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन जो है आपकी अभिक्रिया की दर को प्रभावित करने वाले क्या हैं, कारक हैं। तो यहाँ तक हमने जो है यहाँ जो है इसको हमने समझ लिया है। आगे हम जो है अब बेसिकली उत्क्रमणीय अभिक्रिया, अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया अर्थात रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल रिएक्शन को समझेंगे।